Hello friends, good afternoon all of you. Welcome to all of you in my RBS डिग्री कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज छात्रों में बीएससी एजी जो फोर्थ सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी वो मैं पढ़ाऊँगा। तो पिछली क्लास में मैं जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन एग्रीकल्चर वो मैं पार्ट उसका फर्स्ट पढ़ाया था। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो है वो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन एग्रीकल्चर का पार्ट 2 है वो मैं पढ़ाऊँगा। यानी जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका कृषि में क्या योगदान है उसका पार्ट 1 मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और उसी कड़ी में जो है वो इसका पार्ट 2 मैं अब जो है वो आज उसको पढ़ाऊँगा। तो थोड़ा सा लंबा था तो मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको डिवाइड कर दिया था कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी अक्सर जो है वो आता है, तो इसको बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। तो आइए छात्रों में अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, यानी जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, अच्छे ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उसका कृषि में क्या योगदान है ये मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो मैं इसके बारे में पहले भी डिटेल से आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछली क्लास में, तो आज मैं उसी कड़ी में आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो क्या इसका योगदान है, तो इसके जो अदर सोर्सेज हैं उसका मैं आपका क्या इसका रोल है वो मैं पढ़ाऊँगा। तो इसका रोल जो है अदर मैं सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया था कि जो सोलर एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जो सौर ऊर्जा के स्रोत हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं एग्रीकल्चर में। कि जो सोलर हमारे सबसे जो ब्रह्मांड का जो मेन पावर है वो है सोलर। सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो है वो शक्ति का स्रोत है और उसका अच्छे से यूटिलाइज करके हम कृषि में जो है उसको अच्छी प्रकार से जो है वो यूटिलाइज करके काफ़ी जो है वो कृषि के कई सारे महत्वपूर्ण जो है वो कार्य जो है वो कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा के द्वारा जो है वो कई सारे महत्वपूर्ण कार्य, जैसे सिंचाई से संबंधित कार्य हो गया, फसल की जो है वो मढ़ाई संबंधित कार्य हो गया और प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य हो गया है। कई प्रकार के प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्रीज में हो, चाहे जो है प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री में हो, चाहे मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो, वो कई सारे जो है वो फैक्ट्रीज़ में हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके अच्छे से कार्य को जो है वो कृषि के संबंधी कार्य को जो है वो कर सकते हैं। आजकल तो इतना आधुनिक युग आ चुका है कि बहुत सारे जो है वो ऐसे ऐसे यंत्र डेवलप हो रहे हैं जो सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड हो रहे हैं। देखिए, जैसे आप सोलर ट्रैक्टर पे रिसर्च हो रहा है, सोलर ट्रैक्टर पे भी जो है वो सोलर ट्रैक्टर आ गए हैं जो सोलर से जो है वो सूर्य की जो है वो सोलर सेल से जो है वो संचालित हो रहे हैं और उससे हम जुताई मड़ाई का कार्य जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो सोलर पंप आ चुके हैं और सोलर ऑपरेटेड स्प्रेइंग मशीन आ चुकी है जिसको हम सोलर से ऑपरेट कर लेते हैं और जो है वो फर्टिलाइज़र स्प्रेड मशीन आ चुकी है जिससे हम फर्टिलाइज़र को छिड़काव कर सकते हैं खेतों में। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों की जो है इनोवेशन चल रहे हैं जो सोलर से ऑपरेटेड जो है वो हो रही हैं। तो सोलर जो है वो एक बहुत ही अच्छा विकल्प ऊर्जा के स्रोत के रूप में उभरा है और जो हमारी ऊर्जा की जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उसकी खपत को बहुत तरह जो है वो कम कर रहा है। तो सूर्य की ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए और बहुत ही एक अच्छे ऊर्जा का स्रोत के रूप में उभरता हुआ है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल से बताना होगा कि सौर ऊर्जा पर आधारित छिड़काव एवं जो है बुआई की मशीनें अब क्या आ गई हैं, स्प्रेइंग एंड सोइंग मशीन्स बेस्ड ऑन द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ऑपरेटेड जो है वो कई प्रकार की स्प्रेइंग मशीन्स और जो सोइंग की मशीन जो है वो आ गई हैं, उससे काफ़ी जो है वो एनर्जी की सेविंग जो है वो हो रही है। इन मशीनों के द्वारा क्या हो रहा है, ये सोलर सेल लगे होते हैं ये कई प्रकार की मशीनें होती हैं जो आपके जो है वो पीठ पे जो है वो ऑपरेटेड की जाती है, रख करके ऑपरेट किए जाते हैं और इसमें क्या होता है सोलर सेल लगे होते हैं और वो ऑटोमेटिक सोलर एनर्जी चार्ज होते हैं और हम जो है वो खेत में लगभग 1 घंटे में जो है वो आप लगभग 5 से 6 बीघे खेत को, मतलब 2 से 3 बीघे खेत को अच्छे से जो है वो स्प्रेइंग आप कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले कीटनाशक स्प्रेयर फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए छोटी भूमि वाली खेती के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो जो सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड जो
मशीनें हैं वो छोटी भूमि के लिए मुख्यतः उपज है। थोड़ी ज़मीन है, जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं वो सोलर स्प्रेइंग मशीन का यूज़ अच्छे से जो है वो कर सकते हैं और उसको जो है खेतों में ऑपरेटेड कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो बड़े खेतों के लिए नहीं है। जो छोटे स्मॉल होल्ड फार्मर्स हैं वो आसानी से जो है वो सोलर स्प्रेयर मशीन के द्वारा जो है वो इसको ऑपरेट करके छिड़काव जो है वो फर्टिलाइज़र का छिड़काव हो गया, चाहे स्प्रे जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का स्प्रे जो है वो खेतों में आसानी से कर सकते हैं। आज किसानों कीटनाशकों के छिड़काव और बीज बोने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी RF नियंत्रित मशीनों का उपयोग करने के विकल्प जो है प्रदान किए जाते हैं। तो जो छिड़काव करने के लिए हो, चाहे वो आपका जो है वो बीजों की बुआई करने के लिए हो, कई प्रकार के जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज RF जो जिसको हम कहते हैं जो सोलर ऑपरेटेड होते हैं, उन मशीनों का विकास जो है हो रहा है और वैकल्पिक विकल्प प्रदान किए जाते हैं जो नवीकरणीय स्रोतों पर जो है वो चलते हैं। तो कई प्रकार की जो है वो स्प्रेइंग संबंधित मशीनें, डस्टिंग की मशीनें और बीजों को बुआई की मशीनें वो सोलर ऑपरेटेड जो है वो रिसर्च हुई हैं, जिससे काफ़ी जो है वो विद्युत की निर्भरता कम हो गई है और किसानों की आय में जो है वो वृद्धि साबित हो रही है। आगे मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि सौर आधारित मशीनें ब्लूटूथ का उपयोग करके काम करती हैं, जहां पे एक नियंत्रित गहराई और दूरी पर बीज होती हैं। तो ये जो सोलर ऑपरेटेड जो मशीनें हैं आपके बीजों को बोने के लिए, ये मशीनें जो है वो ब्लूटूथ डिवाइस से क्या होता है ऑपरेटेड होती हैं और इससे क्या होता है कि एक ब्लूटूथ से हम ऑपरेट करके एक निश्चित दूरी पर बीजों को जो है वो गिराते हैं। मतलब इससे जो है वो किसी प्रकार के जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, उसमें जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेटिंग होती है और वो एक निश्चित दूरी पर ही बीजों को जो है वो गिराती हैं और आसानी से जो है वो बीजों को बो सकते हैं। तो ये भी सोलर सेल के द्वारा जो है वो चलाई जा रही हैं। अब दूसरा क्या है कि तेल निष्कर्षण के लिए आसवन जो है वो सोलर डिस्टिलेशन फॉर एक्सट्रैक्शन, तो ये भी हो रहा है। कई प्रकार के जैसे ऑयल्स हो गए, आपके मेडिसिनल प्लांट के ऑयल्स हो गए, उनका भी एक्सट्रैक्शन जो है उसका भी जो आसवन किया जा रहा है। मतलब कि वनस्पतियों के तेल को जो निकाला जा रहा है, वनस्पतियों से जो तेल को निकाला जा रहा है, तो उसका भी क्रियाएं जो है करने के लिए सोलर पावर का यूज़ अच्छा जो है वो किया जा रहा है। अभी तक जनरली जो है हम एनिमल्स पावर का यूज़ करते थे ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, या फिर जो है वो आप इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते थे। लेकिन नए इनोवेशन के पश्चात जो है वो ये देखा गया कि सोलर एनर्जी से जो है वो सोलर ऑपरेटेड जो है वो आपके कोल्हू आ गए हैं, जिससे हम तेलों का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मेडिसिनल ऑयल का एक्सट्रैक्शन अच्छे से कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, हमारी ऊर्जा की जो है वो बचत हो रही है। तो वाष्प सार को वाष्पित करके आसवन पौधों के स्रोतों से निकाले गए तेल को शुद्ध करता है, ठीक है ना। तो ये जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है प्लांट से, फिर इसको जो है वो जो डिस्टिलेशन की क्रिया होती है, आसवन की जो क्रिया होती है, वो सोलर पावर के द्वारा, सोलर ऑपरेटेड मशीन्स के द्वारा जो है वो हो रही है। तो इसमें भी आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ी है फार्मर्स की। सौर आधारित आसन प्रणाली गर्मी विकिरण का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है और इस प्रकार खुद एक ऊर्जा बचत प्रक्रिया जो है वो साबित करती है। तो जो डिस्टिलेशन यूनिट होती है, जो सोलर ऑपरेटेड जो है वो एक्सट्रैक्शन प्रणाली होती है ऑयल्स के निकालने की, ये जो है वो इसमें सोलर सेल्स लगे होते हैं और वो सूर्य की ऊर्जा को जो है वो कंजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। फिर उससे जो है वो बैटरी ऑपरेटेड होती है, जिससे मशीन का संचालन होता है और वो जो है वो तेल को एक्सट्रैक्ट कर लेती है आसानी से। तो फिर क्या होता है, हमारी ऊर्जा की जो है वो काफ़ी बचत हो जाती है। जो कार्य हम विद्युत और ऊर्जा से करते थे, वो कार्य हमारा आसानी से सोलर पावर से जो है वो हो जाता है। और एक चीज़ साइड इफेक्ट होता है कि जो विद्युत ऊर्जा के द्वारा हम करते हैं तो बहुत तेज़ी से मशीनें चलती हैं, तो उसका एक्सट्रैक्शन बहुत तेज़ होता है, तेल बहुत गर्म हो जाता है, जिससे उसके काफ़ी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और सोलर ऑपरेटेड मशीनों से क्या होता है, कार्य जो है शिथिलता से होता है, धीरे धीरे होता है, जिससे तेल जो है वो ऑयल जो होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहती है और वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, जिससे उसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो बनी रहती है और वो ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण ऑयल जो है वो
निकलता है उससे। तो उसकी क्वालिटी जो है वो, जो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा ऑपरेट होती हैं मशीनें और जो सोलर पावर के अपेक्षा होती हैं, सोलर पावर की जो है वो से निकाला हुआ तेल जो होता है, मशीनों से निकाला हुआ तेल जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छे गुणवत्तापूर्ण जो है वो माना जाता है। तो ये भी अच्छा एक पॉइंट, अच्छा इससे बेनिफिट होता है। इसके बाद मैं बात करूँगा, अगला पॉइंट है जो सौर सहायता प्रशीतन और कोल्ड स्टोरेज, ठीक है ना। तो सोलर बेसिडेटेड रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज, तो सौर ऊर्जा से संचालित जो है वो आजकल रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में भी बड़े बड़े प्रशीतक जो होते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज हैं, वहाँ भी सोलर पावर का अच्छा यूज किया जा रहा है। देखिए फार्मर्स की, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मर्स की समस्या ये है कि जो भी वो प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, जो भी उनके प्रोड्यूस होते हैं, जो उनका प्रोडक्शन होता है, सबसे बड़ी समस्या है उसको संरक्षित करना। लगभग 40 से 50% जो है जो है वो काफ़ी चीज़ों के जो प्रोड्यूस होते हैं वो बिना अच्छी संरक्षित व्यवस्था ना होने के कारण हमारे इंडिया में वो चीज़ें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अगर उसको सही से संरक्षित कर लिया जाए, उनका सही से रख रखाव कर दिया जाए तो वो चीज़ें जो है वो बच जाएं और हमारी जो है वो मतलब फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल हो सकती है। तो सबसे बड़ा चीज़ है, प्रोडक्शन तो करना आवश्यक है फसल के लिए, लेकिन साथ साथ जो प्रोड्यूस उनका हो रहा है उसको सही संरक्षण भी देना जो है वो अति आवश्यक जो है वो होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फार्मर्स की, अनाज ऐसे होते हैं, ऐसे जो है वो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं जिनको हम ज़्यादा दिनों तक जो है वो नहीं रख सकते हैं। उनको रखने के लिए एक प्रशीतक की आवश्यकता होती, कोल्ड स्टोरेज की जो है वो आवश्यकता होती है, जिससे हम उनको अधिक दिनों तक जो है वो संरक्षित रख सकते हैं और जब बाज़ार में उसका मूल्य ज़्यादा हो जाए तब उसको हम निकाल करके अच्छी आय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज बहुत ही आवश्यक है फार्मर्स के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए। तो तमाम प्रकार की सरकार की नीतियां तो चलाई गई, लेकिन वो जो है वो कहीं ना कहीं निष्फल रही हैं। फार्मर्स के लिए जो है वो, फार्मर्स को प्रोड्यूस को रखने के लिए वो पर्याप्त नहीं हैं। कोल्ड स्टोरेज में इतनी ज़्यादा जो है वो संख्या में, इतनी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे कोल्ड स्टोरेज जवाब दे देते हैं और उनके पास व्यवस्था जो है वो नहीं रहती है और बेचारा फार्मर्स जो क्या होता है, फार्मर्स की जो प्रोड्यूस होती है, जो प्रोडक्शन होता है वो बाहर जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी लागत से पैदा किया हुआ, काफ़ी लागत लगा करके जो किसान जो है उत्पादन लेता है वो ऐसे ही उसका जो है वो नष्ट हो जाता है और किसान बेचारा कर्ज में चला जाता, घाटे में चला जाता है। इस तरीके से अगर सही कोल्ड व्यवस्था को, सही संरक्षण की व्यवस्था को जो है वो अपनाया जाए, सही व्यवस्था की जाए तो किसानों की आय को जो है वो दुगना किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है वो कई जो है वो रिसर्च किए गए हैं। सोलर ऑपरेटेड कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है। तो सोलर ऑपरेटेड जो कोल्ड स्टोरेज हैं उसमें विद्युत की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, वो उसमें पूरे जो है वो छत में सोलर सेल लगे होते हैं और सोलर सेल के माध्यम से जो है वो जितनी भी यूनिट्स होती हैं उसकी वो संचालित होती हैं, जिससे जो है वो लाइट की जो खपत है वो कम हो जाती है और अच्छे से जो है वो स्टोरेज अपना कर सकता है। तो जो है वर्तमान समय में सोलर जो है वो रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को जो है वो अच्छी तरीके से अपने प्रोड्यूस को रखने की व्यवस्था जो है वो मिल पा रही है। इससे क्या हो रहा है कि किसान जो है वो अत्यधिक उत्पादन ले करके अपनी चीज़ों को जो है वो संरक्षित कर लेता है और जब बेमौसम में, जब रेट जो है मार्केट में जो है वो ज़्यादा हो जाता है तब अपने प्रोड्यूस को निकाल करके जो है वो अच्छे से बिक्री कर सकता है और उसकी जस्ट इनकम जो है वो डबल हो सकती है। तो इस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज जो है वो, सोलर ऑपरेटेड कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं उनसे काफ़ी जो है वो फ़ायदा किसानों को हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल है जो है वो सोलर एनर्जी का। तो इस प्रकार से खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाया जा सकता है और कटाई होने के पश्चात फसल को जो है वो उनकी अच्छी देखभाल करके फल एवं सब्जियों की लाइफ को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो
तकनीक से किसानों के बीच आम चलन में नहीं होती है। लेकिन समस्या यही है जो मैंने पहले बताया कि किसानों की जो है वो आम चलन में नहीं है, इसको धीरे धीरे जो है वो प्रमोट करने की आवश्यकता है और सोलर एनर्जी का अच्छा उपयोग जो है वो इसके द्वारा जो है वो किया जा सकता है। तो ये भी गुड एडवांटेज है आपके सोलर एनर्जी का। इसके बाद सोलर ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन हाउसेज में भी, अच्छा एक चीज़ और एडवांटेज है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका महत्व क्या है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन हाउस तापन में जो ग्रीन हाउसेस के जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है प्लांट में, प्रकाश संश्लेषण की जो यूनिट है उसको भी संचालन हम जो है वो सोलर पावर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। बड़े बड़े ग्रीन हाउस जो पॉली हाउस बनाए गए हैं उसमें जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को ऑपरेट करने के लिए जो है वो सोलर एनर्जी का अच्छा उपयोग जो है वो किया जा सकता है। तो ग्रीन हाउस में जो है वो कृत्रिम रूप से तापमान को देने के लिए, ठीक है ना, ग्रीन हाउस में क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल रूप से टेम्परेचर को जो है वो घटा एवं बढ़ा सकते हैं। तो जिसके लिए हमको विद्युत की आवश्यकता होती है, रेफ्रिजरेटर लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है। सोलर पावर के द्वारा जो है वो जो उसमें हम तापन प्रणाली है, उसकी ठंडे करने की प्रणाली है, इसको अच्छे से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो सोलर पावर का काफ़ी अच्छा यूज जो है वो हमारे ग्रीन हाउस और पॉली हाउसेज में जो है वो हो सकता है। आमतौर पर ग्रीन हाउस का प्रकाश संश्लेषण और ग्रीन हाउस से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, कृत्रिम रूप से प्रकाश देने की क्रिया जो होती है, वो भी हम इसके द्वारा सोलर पावर के द्वारा अच्छे से कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो हम क्या क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर हम जो है वो जो उसके तापन की क्रिया है उसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर देने की प्रक्रिया है, आर्टिफिशियल उसको चाहे वो हीटिंग हो चाहे कूलिंग हो, यानी हीटिंग कूलिंग की जो प्रक्रिया है तथा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हम सोलर एनर्जी के द्वारा, सोलर पावर के द्वारा कृत्रिम रूप से दे करके इसका यूटिलाइज अच्छे से हम जो है वो कर सकते हैं और अच्छा जो है वो मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से सूर्य की रोशनी का अच्छा उपयोग करके हम ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में भी अच्छे से उपयोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका यूटिलाइज हम कर सकते हैं। अगला है कि सौर ऊर्जा से संचालित कृषि रोबोट, ये भी अच्छा है, नया इनोवेशन है, सोलर पावर ऑपरेटेड एग्रीकल्चरल रोबोट। तो आधुनिक समय में जो है वो जो रोबोट सिस्टम है वो भी बहुत ही उभरता हुआ जो है एक प्रकार का बहुत एग्रीकल्चर में भी जो है वो रोबोट्स का जो है वो एक प्रकार से नया इनोवेशन, नया टेक्निक्स के रूप में उभरा है, नई प्रक्रिया के रूप में होता है। रोबोट्स क्या होते हैं जो कृत्रिम रूप से कई सारे कार्यों को बनाए जाते हैं और कई सारे जो हम ह्यूमंस का कार्य है उसको उसी तरह से वो जो है वो कार्य को कर लेते हैं। उसकी जो है वो ऑपरेटेड डिवाइस होती है जिससे वो ऑपरेट होते रहते हैं। तो सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि रोबोट जो होते हैं वो ग्रीन हाउस और खुले मैदान के खेतों में क्या करते हैं, बुआई का काम, निराई का काम, जुताई का काम, छिड़काव का काम और भोजन कटाई से कृषि कार्यों को स्थापित करने में भारी क्षमता प्रदान करते हैं। तो जो आपके रोबोट्स हैं, रोबोट्स क्या करते हैं, इनको हम कृत्रिम रूप से ऑपरेट करते हैं और ये कई सारे जो है वो कृषि संबंधित कार्य जैसे कटाई हो गया, मड़ाई हो गया, एक स्थान से चीज़ों को ले जाने का कार्य हुआ दूसरे स्थान पे, कई सारे जो है वो फसल दवाओं का छिड़काव करना हुआ, तो कई सारे कार्य जो होते हैं वो रोबोट से जो है वो किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार के कार्य जो है वो जो आपके ये जो है सोलर ऑपरेटेड रोबोट्स आ गए हैं, वैसे तो इलेक्ट्रिक चलते थे, तो ये सोलर ऑपरेटेड जो रोबोट्स आ गए हैं इनके जो है ऊपर सेल्स लगे होते हैं और उसी से ऑपरेट होते हैं और कई सारे कृषि संबंधित कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। अभी इंडिया में इसकी टेक्निक ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन कई सारे फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वो ये रोबोट टेक्निक्स जो है वो एग्रीकल्चर में डेवलप हो गई है जो सोलर से चलते हैं और सोलर पावर का अच्छा यूटिलाइज जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपके सोलर एनर्जी का एग्रीकल्चर में। जो रोबोट्स होते हैं वो रिचार्जेबल बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होते हैं। ये जो है वो रिचार्जेबल बैटरी से क्या होते हैं, रिचार्जेबल बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा जो है वो संचालित होते हैं। फसल की पंक्तियों को अलग अलग करने के लिए डिजिटल कैमरों का उपयोग करते हैं और कृषि प्रक्रियाओं के अनुकूल छवि प्रसंस्करण विधियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर क्षेत्र
दृश्य एकत्र करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई सारे रिचार्जेबल रोबोट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होते हैं, और ये फसल को पंक्तियों में के लिए डिजिटल कैमरों का उपयोग उसमें किया जाता है, जो कई कृषि संबंधी प्रक्रियाओं को जो है वो करते हैं, और उसके खाद्य प्रसंस्करण में काफ़ी इनका अच्छा जो है वो रोल होता है। और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे रोबोट अस्थायी समाधान पेश करने और कृषि कार्यों की लागत को कम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये जो है वो जो रोबोट्स होते हैं वो कई सारे कृषि कार्यों को लागत को कम करते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक पावर को ही जो सोलर पावर ऑपरेटेड जो रोबोट्स होते हैं वो विद्युत ऊर्जा की बचत करते हैं और श्रमिकों की आवश्यकता को कम कर देते हैं। जो कृषि में श्रमिक लगते हैं, जब रोबोट्स कई सारे कार्यों को कर लेंगे, जैसे छिड़काव संबंधित हो गया, फसल की कटाई संबंधित होगा, मड़ाई काम हो गया, ढुलाई का काम हो गया, कई सारे निराई गुणाई का काम हो गया, अगर ये रोबोट्स के द्वारा होने लगेगा तो श्रमिकों की आवश्यकता एग्रीकल्चर में कम हो जाएगी और किसानों का जो अनावश्यक खर्च है उसमें बचत हो जाएगी। इस प्रकार से फार्मर्स की इनकम जो है वो बढ़ने लगेगी और एग्रीकल्चर अच्छा सेक्टर जो है वो बढ़ता हुआ सामने आ जाएगा। अब जो है जो खेती में एक प्रक्रिया है कि लागत बढ़ रही है, वो लागत हमारी जो है वो कम हो जाएगी और हमारा जो है वो फ़ायदा जो है वो मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारी जो है वो जिस श्रमिकों की समस्याएं आती हैं एग्रीकल्चर में, रोबोट टेक्निक आने से जो है वो सारी समस्याएं क्या होंगी, कम हो जाएंगी। मैं आगे बात करूँगा विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो बहुत ही अच्छा स्रोत है। नवीकरणीय का सबसे प्रमुख स्रोतों में अगर कहा जाए तो वो पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा जो है वो बहुत ही अच्छा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल रहा है प्रकृति के द्वारा। तो कई सारे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है वो जहाँ पर हवा जो है वो निरंतर तीव्र से चलती रहती है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा उपयोग हम पवन ऊर्जा का उपयोग अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। तो हवा को उच्च दबाव वाले क्षेत्र में क्या चीज, हवा को उच्च दबाव वाले क्षेत्र में से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर हवा के प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो जो हवा के उच्च दबाव वाले क्षेत्र हैं, उच्च दबाव हवा का जो प्रवाह होता है उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर होता है। तो जहाँ पर उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर जो है हवा का प्रवाह होता है, वहाँ पर हम विंड एनर्जी का अच्छा ही उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और क्या होता है, ये जो एनर्जी होती है, ये जो हवा होती है वो 24 घंटे जो है वो प्रवाहित होती रहती है। और इस प्रकार से इस प्रौद्योगिकी का उपयोग विद्युत और यांत्रिक ऊर्जा दोनों उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो जो पवन ऊर्जा है उसका उपयोग हम जो है वो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए तथा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसको उत्पन्न करने के लिए अच्छे से हमने जो है वो किए जा सकते हैं। विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, कई प्रकार के टरबाइंस लगे होते हैं जो है वो तेज़ी से ऑपरेट होते हैं जो है विंड पावर के द्वारा, और उसके बाद जो है उससे विद्युत जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो है वो कई प्रकार के जो यांत्रिक ऊर्जा जो पवन ऊर्जा होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कई सारी मशीनों को ऑपरेट करने का कार्य जो है वो करती है। तो फॉर्म पे जो है जिसका मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म पे जो है वो कई प्रकार से हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे पानी को उठाने का कार्य हो गया, फसल की जो है वो चारों को कटाई का कार्य हो गया, ठीक है ना। तो आपके जो है वो तेल पेरने की मशीन वगैरह जो है वो कोल्हू का संचालन कार्य हो गया, ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन का हो गया। तो फिर जो है वो कई प्रकार के अनाजों को प्रोसेसिंग का काम हो गया। तो कई सारे कार्य जो है वो पवन ऊर्जा के द्वारा जो है वो फॉर्म पे किए जाते हैं, जो अच्छी जो है वो विद्युत ऊर्जा की बचत करते हैं। अब बात करते हैं कि पवन केंद्रित प्रौद्योगिकियों को जैव आधारित ऊर्जा को पार करके सबसे तेजी बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना गया है। तो पवन ऊर्जा जो है वो कई सारी प्रौद्योगिकियों को, जो आपकी जैव आधारित प्रौद्योगिकी हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो है प्रौद्योगिकी के रूप में जो है वो माना गया है। जहाँ पर जो है वो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर विद्युत ऊर्जा सही रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है,
तार के खंभे वगैरह नहीं पहुंच पाते हैं सही से, वहाँ पर पवन ऊर्जा जो है वो बहुत ही अच्छा एक स्रोत जो है वो माना जाता है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे भूभाग हैं जहाँ पर जो है वो अभी बहुत सारी सुविधाएं जो है वो नहीं पहुँच पाई हैं, क्योंकि उनकी स्थलाकृति ऐसी है कि वहाँ पर उन सुविधाओं को पहुँचना बहुत जो है मुश्किल है। कई सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर जो है वो जो पवन ऊर्जा है वो बहुत ही अच्छा जो है वो एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो स्रोत है, वैकल्पिक ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। पवन ऊर्जा का अच्छी तरह से उपयोग करके हम कई सारे कार्य जो है वो कर सकते हैं, जैसे फसल की सिंचाई का कार्य हो गया, अनाजों की मड़ाई का कार्य हो गया, कई प्रकार के जो है वो आपके विद्युत उत्पन्न करने का कार्य हो गया। कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों को हम जो है वो अच्छे से पवन ऊर्जा के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में वृद्ध किसानों को पवन ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा पवन ऊर्जा उत्पन्न की लागत को कम किया जा सके, जिससे आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। तो पवन ऊर्जा जो है वो बहुत सारी जो है वो जो आपके बुनियादी ढांचे हैं फार्मर्स को, उसको इंक्रीमेंट करता है और उसको प्रमोट करता है और किसानों की खेती की लागत को जो है वो कम करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर जो है वो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है, वहाँ पर जहाँ पर हर जगह जो है वो विद्युत ऊर्जा संचालन नहीं किया जाता है, वहाँ पर पवन ऊर्जा के द्वारा पवन ऊर्जा को उपयोग करके जो है वो खेतों में सिंचाई करने का कार्य, कई सारे महत्वपूर्ण कार्य को जो है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि को बिजली प्रदान करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग न केवल विश्वसनीय है बल्कि लागत प्रभावी भी है। सिंचाई के लिए जल पंपों को पवन टरबाइन द्वारा संचालित जो है वो किया जा सकता है। तो कई सारे जो है वो कृषि भूमि को जो है वो इलेक्ट्रिक प्रदान करने के लिए, विद्युत प्रदान करने के लिए, प्रकाश के लिए कई सारी टरबाइंस को ऑपरेट करने के लिए जो है वो जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसमें पवन ऊर्जा का अच्छा उपयोग है। तो विद्युत उत्पन्न करके कई सारे विद्युत संबंधी जो कार्य हैं फॉर्म पे, चाहे वो फॉर्म पे जो है वो लाइटिंग का कार्य हो गया, प्रकाश का कार्य हो गया, चाहे कई सारी मशीनों को ऑपरेट करने का कार्य हो गया, चाहे फसल की सिंचाई कार्य हो गया, ये सारे जो है वो विद्युत ऊर्जा या उत्पन्न करने के जितने भी कार्य हैं ये पवन ऊर्जा के द्वारा जो है वो संभव जो है वो हो पाए हैं। तो पवन ऊर्जा का उपयोग जो है वो एक बहुत ही वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में जो है वो उभरता हुआ सामने आया है और ये जो है वो फार्मर्स की इनकम्स को बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। फार्मर्स की खेती में लागत को कम कर रहा है और फार्मर्स की आय को जो है बढ़ा रहा है। जो हमारे जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही उभरता हुआ वो एक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो है वो वैकल्पिक विषय है और इससे कई सारे महत्वपूर्ण कृषि संबंधित कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं उनसे हम कई सारे जो है वो कार्य को अपने फॉर्म पे जो है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो है वो जो इतनी ज़्यादा ऊर्जा की खपत हो रही है, जो इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है, उसके लिए जो है वो निदान का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। आज जो है वो जो विद्युत ऊर्जा है उसकी खपत इतनी बढ़ गई है, बिजली का बिल इतना महंगी हो गई है कि सामान्य किसान जो है वो, छोटा किसान उसको जो है वो नहीं परचेस कर सकता। विद्युत ऊर्जा के इतने बिल महंगे आ रहे हैं कि जो माइलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब कि जो प्रोसेसिंग वगैरह किसान करता है और जो भी सिंचाई का ट्यूबवेल वगैरह का बिल है वो काफ़ी महंगा आ रहा है। तो ये सोलर पावर जो है वो जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इनका हम अच्छे से उपयोग करके इस लागत को जो है वो कम कर सकते हैं और अपनी खेती की आमदनी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा जो प्रमुख स्रोत हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं हमारे खेती के लिए। तो इनका महत्वपूर्ण रोल था वो मैंने आपको जो है वो इस क्लास में पढ़ाया। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया था। अगर आपकी कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल निसंकोच हमसे कॉल करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम फिर आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।